प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना तय हुआ है। 9 दिसंबर से शायद होगा एग्ज़ाम। और क्वेश्चन है सो ऑब्जेक्टिव टाइप से आएंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आज हम लोग चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला पार्ट का वीडियो तो बना दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट का वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। 58 तक हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग 59 से शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 59वां क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को। तो औसत स्थिर लागत वक्र होता है इस तरह। ये है आपका औसत लागत, यू आकार का होता है। ये आपका औसत स्थिर लागत होता है AFC, और ये होता है आपका औसत परिवर्तनशील लागत ABC। तो ये ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन अक्ष को नहीं छूता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, छूता नहीं है। दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है। तो औसत परिवर्तनशील लागत होता है कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ABC औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ, ये फॉर्मूला बनता है। अगला क्वेश्चन है, औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है। यहाँ है औसत उत्पाद, लागत नहीं है, औसत उत्पाद। तो औसत उत्पाद वक्र की आकृति इस तरह होती है APP, और ये है आपका सीमांत उत्पाद की रेखा MPP। तो ये उल्टा U आकार की होती है। औसत लागत बराबर होता है तो कुल लागत बटा उत्पादित इकाइयों के। सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत को काटता है। तो कहाँ काटता है, तो न्यूनतम बिंदु पर। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो मार्शल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अति अल्पकालीन मूल्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम की व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम की व्याख्या। परिवर्तनशील अनुपात नियम में इस तरह का फिगर होता है। ये परिवर्तनशील लागत का फिगर है। उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला है श्रम, दूसरा है पूंजी, तीसरा है भूमि, फिर है प्रबंध और है साहस। ये उत्पादन के 5 साधन हैं। स्थिर लागत को कहते हैं, तो पूरक लागत भी कहते हैं स्थिर लागत को। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो श्रम सक्रिय साधन है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं। उत्पादन फलन कौन से 2 चरों के मध्य संबंध बताता है। तो आगत और निर्गत में संबंध बताता है। मतलब उत्पादन फलन का फॉर्मूला आता है Q बराबर फंक्शन ऑफ KLT। तो ये हो गया आपका उत्पादन और ये हो गया साधन। उत्पादन निर्भर करता है साधन पर, और साधन को हम लोग आगत भी बोलते हैं और उत्पादन को हम लोग निर्गत बोलते हैं। उत्पादन फलन साधनों व उत्पाद के कौन से संबंध को व्यक्त करता है। तो मात्रात्मक संबंध को। समय के आधार पर उत्पादन फलन होते हैं, तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो अ और ब मतलब द आंसर होगा। घटता हुआ सीमांत उत्पाद नियम शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया है। तो EH चैम्बरलिन ने नहीं किया है। उत्पादन फलन उ बराबर फ स्र पु भू त स
में सिरे रेखा का अर्थ होता है, तो ब इसका आंसर होगा। सिरे रेखा के नीचे साधन स्थिर है। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन फलन में तो कुछ स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन से आशय है साधन व उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध से। यहाँ साधने लिखा गया, साधन होगा साधन व उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है अल्पकाल से। उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है, तो उत्पादन फलन प्रायोगिक अर्थशास्त्र का विषय है। फलन शब्द लिया गया है तो गणित से लिया गया है। फलन का अर्थ होता है तो स्वतंत्र तथा आश्रित चर के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को, मतलब y बराबर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर y निर्भर कर रहा है x पर, तो y हो गया आपका आश्रित चर और x हो गया आपका स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर मतलब जो जिसका मान अपने से बदलेगा, जैसे मूल्य बढ़ गया, मूल्य घट गया, तो मूल्य के घटने बढ़ने से मांग प्रभावित हो रहा है, तो मांग हो गया आपका आश्रित चर और मूल्य हो गया आपका स्वतंत्र चर। अर्थशास्त्र में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं तो प्रदा या उपज। यदि कार की कीमत बढ़ जाए तो पेट्रोल की मांग घटेगी, क्या कि दोनों पूरक वस्तु हैं। मांग का नियम किसे कहते हैं, तो जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग की मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो उपरोक्त सभी, मतलब कीमत से, आय से, पसंद से। यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। दोनों क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है, इसीलिए एक का कीमत बढ़ेगा तो दूसरा का मांग बढ़ेगा। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो मांग ज़्यादा होगी, तो विलासितापूर्ण आवश्यकता की वस्तुओं की। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र में विवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध को बताती है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज जोड़ से प्राप्त होता है। जो हरा है वही आंसर है, वही उसी को टिक लगाना है। मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो यह होता है उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का मांग फलन dx बराबर 35 माइनस 4p x से दिया जाता है 5 प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग होगी। तो यहाँ वस्तु की मांग पूछ रहा है और मूल्य आपका दिया हुआ है 5, तो d बराबर है आपका 35 माइनस 4p x सो वस्तु है। तो यहाँ पर हम लोग p के जगह पर ये 5 जो है वो 5 को बैठा देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 35 माइनस 5 चौके 20 हो गया। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। 35 में 20 गया तो 15, तो मेरा ब आंसर सही है। मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसकी मांग होगी पूर्णतया बेलोजदार। मतलब बेलोजदार वस्तु वही है, आवश्यक वस्तुएं जितना है वो सब बेलोजदार होती है। उसका कीमत बढ़े चाहे घटे, हमको लेना है मतलब लेना है, तो मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बेलोजदार वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल व्यय बढ़ेगा। ज्यामितीय विधि से मांग की लोच का सूत्र है, तो ज्यामितीय विधि हम लोग ये देखते हैं, ये है आपका मांग की रेखा, इसका बीचों बीच में मान लीजिए हम लोग ए बिंदु मान लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए से नीचे का हिस्सा बट्टा ए से ऊपर का हिस्सा, तो ये वाला सही है। मांग वक्र का निचला हिस्सा बट्टा मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। यदि समोसे की कीमत में 10% वृद्धि होने से उसकी मांग 10% गिरती है तो समोसे की मांग होगी तो इकाई लोच के बराबर होगी। कहे कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में अगर मांग में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग इकाई लोच के बराबर मांग कहते हैं।
बिंदु विधि में बिंदु P पर मांग की लोच होगी। तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं, ये आपका मांग का रेखा, ये रेखा का बीचों बीच में मान लीजिए यहाँ पर A बिंदु, तो यहाँ पर मांग की लोच बराबर 1 होगा। यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ने पर क्या होता है, मान बढ़ता है, इसलिए यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और बढ़ने की सीमा क्या है, तो अनंत है, तो अक्ष पर मांग की लोच इन्फिनिटिव होगी। अब उसी तरह अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच लेस देन 1 होगा, मतलब इकाई से कम। और ये घट रहा है मान, तो घटते घटते कहाँ तक घटेगा, तो अक्ष पास यहाँ पर मांग की लोच 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है P बिंदु, तो P बिंदु होगी मांग की लोच इकाई से अधिक, या ज़्यादा लोचदार भी बोल सकते हैं। अगला है आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो इकाई से कम। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो इकाई से ज़्यादा। यदि किसी वस्तु की कीमत 10% कम होने पर उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है तो मांग की लोच होगी। तो यहाँ पर हम लोग मांग की लोच का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले कीमत कितना था, तो 10, तो P बराबर हम लोग 10 लिखेंगे। उसके बाद कीमत 10% कम होने पर, 10% कम होने पर, तो इसका P1 मतलब मूल्य में परिवर्तन जो होगा, मतलब अगला जो मूल्य होगा आपका वो 10 का 10% निकाल देंगे, तो 10 का 10% हो जाएगा 1, तो इसमें 10 में 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। उसी तरह मांग कितना, 10% कम होने पर उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर, तो Q हो गया आपका 10 और Q1 हो जाएगा आपका 14। 10 से बढ़कर 14 हो गया तो Q1 हो गया आपका 14। तो हम लोग पहले डेल्टा P निकालेंगे। तो डेल्टा P का होता है फॉर्मूला P1 माइनस P, मतलब 9 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -1। उसी तरह डेल्टा Q निकालेंगे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q, तो बाद का जो मात्रा है वो Q1 हो गया 14, और जो तुरंत है का है जो ये 10, तो 14 में से 10 गया तो 4 हो गया, तो डेल्टा Q मेरा बच्चा 4। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है EP बराबर माइनस डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुने P बटा Q। अभी फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो डेल्टा Q हो गया, मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ था, तो 4। डेल्टा P मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ था, तो -1, काहे कि 10 का 10% निकाले थे, गुना मूल्य, शुरू का मूल्य था मेरा 10, यहाँ देख रहे 10, तो 10, और Q हो गया शुरू का मात्रा कितना, तो 10, तो ये 10 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, तो मेरा बचा 4। तो यहाँ पर जो द आंसर है 4 वो सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया प्रति इकाई होने पर उसकी मांग 50 इकाई, जब मूल्य घटकर 10 रुपया प्रति इकाई रह गया तो मांग बढ़कर 100 इकाई होगी, तो उसकी मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। तो शुरू का जो मूल्य होगा वो P कहलाएगा मेरा कितना, 20 पर कितना मांग करते थे, 50, तो Q हो गया मेरा 50। फिर P1 हो जाएगा, फिर मूल्य घटकर 10 रुपया प्रति इकाई, तो Q1 हो गया मेरा 10, सॉरी P1 हो गया 10 और Q1 हो गया मेरा 100, कहेंगे 50 से बढ़कर अब मांग कितना कर रहा है, 100। तो डेल्टा P हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा P1 माइनस P, मतलब 10 माइनस 20 बराबर हो जाएगा -10, और डेल्टा Q हो जाएगा मेरा Q1 माइनस Q, मतलब 100 माइनस 50 बराबर हो जाएगा 50। उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो फॉर्मूला है EP बराबर माइनस डेल्टा Q बट्टा Q, डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P गुने P बट्टा Q, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो माइनस डेल्टा Q आपका कितना निकला था, तो 50 निकला था। डेल्टा P आपका 10 निकला था, -10 निकला था, और P आपका निकला था 20, और आपका Q था 50। यहाँ 50 है जो, तो इससे ये कट गया, ये 50 से ये 50 कट गया, 10 दूनी 20, माइनस माइनस कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, ये 2, तो 2 होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि आम की कीमत 16 प्रति किलोग्राम है तो बाजार में आमों की मांग इसको आप लोग बना लीजिएगा।
शुरू में पी आपका 16 होगा और क्यू हो जाएगा 100, फिर P1 होगा 12 और Q1 होगा 160। फिर दोनों को घटा के और हम लोग जो फॉर्मूला भी बताएं जस्ट डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू में बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2.4। अगला क्वेश्चन है कौन सी लागतें समाज को उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा वास्तविक लागतें। अगला क्वेश्चन है कौन सा वक्र ए आकृति का नहीं होता है, तो AFC। वे लागतें जो लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती उसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट लागतें। अगला क्वेश्चन है कौन सा वक्र लिफाफा वक्र भी कहलाता है, तो LAC को हम लोग लिफाफा वक्र भी कहते हैं। यदि कुल लागत, ये जो 3 लिखा हुआ ये रुपया है, 200 है और उस वस्तु की उत्पादन मात्रा 20 इकाई है तो औसत लागत होगी। तो कुल लागत है मेरा TC बराबर 200 और उत्पादन की मात्रा है 20, तो औसत लागत पूछ रहा है, तो औसत लागत का फॉर्मूला TC बट्टा Q मतलब 200 बट्टा 20। अब इसे ही कट गया, 10 दूनी 20, तो मेरा आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन है औसत स्थिर लागत है तो उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। कच्चे माल पर होने वाला व्यय क्या है, तो परिवर्तनशील लागत का अंग है। अगला क्वेश्चन है अल्पकाल में केवल स्थिर लागतें होती है, तो अल्पकाल में क्या होती है, तो स्थिर व परिवर्तनशील दोनों लागतें होती है। मतलब ये यहाँ आता, अल्पकाल में है केवल स्थिर लागतें होती है, ब है केवल परिवर्तनशील लागतें होती है, स है स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों लागतें होती है, या द हो गया दोनों लागतें नहीं होती। तो अल्पकाल में दोनों लागतें होती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों। अगला क्वेश्चन है दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतें होती है। अगला क्वेश्चन मौद्रिक लागत में शामिल होता है, तो उपयुक्त सभी व्यय लागतें, अव्यक्त लागतें और सामान्य लाभ। तो बच्चों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।